नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। देश इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है। सीमा पर भी कुछ परेशानियां चल रही हैं और जो हमारी देश की आज तक सबसे बड़ी पार्टी रहा करती थी कांग्रेस, वो अभी अंदरूनी संकट से जूझ रही है। कांग्रेस देश की जो स्थितियां हैं उन पर भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। अंदरूनी जो लड़ाई है वो उसके साथ ज्यादा संकट का दौर चल रहा है। इस वक्त कांग्रेस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के तीसरी बार सांसद रहे अभिषेक सिंघवी साहब, जो विधिवेत्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं और संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और 20 साल से 2001 से करीब 20 साल से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी आवाज में दम है, तर्क है और वो आमतौर पर अपने तर्क पर ज्यादातर लोगों को बेजुबान कर देते हैं। अभिषेक सिंघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। आप राजस्थान से हैं, जोधपुर से है, मैं भी राजस्थान से, मेरा जुड़ाव रहा है और इस समय कांग्रेस की चिंताएं राजस्थान में हैं। तो जयपुर से चिंताएं जोधपुर होते हुए जैसलमेर पहुंच गई हैं। अब जैसलमेर से दिल्ली तक ये चिंताओं का जो संकट मोचक है वो अभिषेक मनु सिंघवी है। क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। पर्यटन के विषय में ये जो फ्लाइट चलती थी दिल्ली से उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर भी हुआ करती थी, फ्लाइट तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन दल बदली के मामले में ये यात्रा अच्छी नहीं होती है। और पर्यटन का सीजन अभी तक शुरू हुआ नहीं है राजस्थान में। ये कुछ लोगों ने अन्यथा समय से पहले ही एक दल बदल वाला पर्यटन शुरू कर दिया है। नंबर 2, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको मुख्य रूप से उनसे पूछना पड़ेगा जो 19 लोग बैठे हैं हरियाणा में। देखिए, फर्क, मनभेद, मतभेद भी हो सकता है आपके और मेरे बीच में, लेकिन अगर एक पूरे वार्तालाप, जद्दोजहद भी कह लीजिए, 2018 के बाद ये निर्णित होता है कि आप मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो कोई ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी में, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, किसी में भी, या ढांचे में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप 2.5 साल बाद, 2 साल बाद एक बटन दबा दें और कहें कि अब इसमें आपसी हम बदल लेते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाओ और मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं, आप कुछ और बन जाओ। ये जो एक आकांक्षा है, ये जो एक तीव्रता है, ये सैद्धांतिक रूप से गलत है। और दूसरा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है आज देश में एक व्यक्ति को कि जिस प्रकार की दुरुपयोग हो रहा है संस्थाओं का, पैसे का, रीति रिवाज, सिद्धांत, यंत्र तंत्र का, इस प्रकार की दल बदली को कार्यान्वित करने के लिए वो बहुत कम देखा गया। एक नंगा नाच हो रहा है और संस्था के हर बहुत ही कदावर पद पे बेशर्मी से आघात हो रहा है। राज्यपाल ले लीजिए, केंद्र सरकार ले लीजिए, जो आपने देखा, मैं आपको पूरी विवरण नहीं कर रहा हूं, सब लोग जानते हैं, जो पहले किंडरगार्टन जो होता है कानून का पाठशाला का, उसके सिद्धांत जानता है, वो भी नहीं करेगा ये। लेकिन आरोप जो आपने बात कही वो मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं कि सत्ता का दल बदल के लिए उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है पावर का। तो क्या आप मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हैं जो 100 विधायकों को किलाबंदी करके बैठे हुए 1 महीने से? आप ये बताइए, आप राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुला लिया है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की भलमनसाहत देखिए कि 2 महीने से आपके घर के झगड़े के बाद भी आपकी सरकार नहीं गिराई उन्होंने। बहुत अच्छा किया, तीनों उदाहरण दिए, मुझे अब जवाब देने का मौका दें। अच्छा किया आपने तीनों का रेखांकित किया। मुझे बहुत ही हर्ष है और मैं प्रणाम करता हूं कि 1-1.5 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद माननीय राज्यपाल जी ने एक तारीख दे दी। ये तो बहुत बड़ी विजय है। अब मैं आपको इतना बता दूं, और सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद की हैसियत से नहीं, लेकिन मैंने अपना जीवन संविधान के क्षेत्र में बिताया है। अंबेडकर जी को मैंने कोट भी किया है, हमारे जो वक्तव्य आए हैं, मैंने जो बहस की थी उसमें कोटेड भी है। संविधान के वक्त हमारे बाबा साहब जी ने कहा था कि ए गवर्नर इज सो ऑर्नामेंटल, सो नॉमिनल दैट वी मे नॉट फाइंड एनीबडी टू ऑक्यूपाई द पोस्ट, ही हैज नो रोल टू प्ले। अंग्रेजी में कोट अनकोट बोल रहा हूं मैं। सरकारिया समिति आई, उसके बाद पुंछी समिति आई, उसके बाद जो संविधान में लिखा है और जो नवम रेविया में लिखा है संविधान की 5 खंडपीठ की, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब मैं आपका गला पकड़ के तो कुछ अंदर नहीं डाल सकता ना आपके।
ये 70 साल की जूरिस्प्रूडेंस जिस पे कहा है कि एक बार अगर राज्य सरकार आपको कह दे तो आपको बुलाना बाध्य है, अनिवार्य है। यहाँ 4 बार कह दिया। और दूसरी बात तो आप खत्म करें, आपने बहुत महत्वपूर्ण 3 नाम लिए, 2 मिनट दीजिए मेरे को। दूसरा, आपने उसके बाद किया क्या? पूरा अपना उद्देश्य ले लिया, उपलब्ध किया। उद्देश्य थोड़ी था कि आप बुला नहीं सकते। उद्देश्य विजय जी कभी ये होता है कि आप कभी नहीं बुलाएंगे असेंबली को। उद्देश्य ये था कि आपको खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। आपको, यानी आप जानते हैं किसको, तो वो समय आपको जितनी प्रचुर मात्रा में सोच सकते थे उससे ज्यादा दिया गया। नंबर 3, ये आप समझते हैं केंद्र सरकार के बिना हो रहा है? आप कौन सी पाठशाला में पढ़ते हो और मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूं? कौन है भारत में ऐसा आदमी जो समझता है कि एक इनोसेंट गृह मंत्रालय में बैठे हैं लोग, हमारे सर्वोच्च प्रखर मुखर जबरदस्त प्रभावशाली प्रधानमंत्री अनभिज्ञ हैं, किसी को राजधर्म अपना पूरा करने के लिए चेतावनी तक नहीं देते राज्यपाल को। तीसरा, आपने नाम लिया कि गहलोत साहब ने अपने एमएलए को रखा है। आप ये बताइए, क्या गहलोत ने दल बदली की थी? पहले कौन भागा था? और अगर उस भागने के 2 हफ्ते बाद आपको आपके सामने एक नंगा नाच दिख रहा है रुपये पैसे का, तो क्या हम नपुंसक होकर बैठ के देखते रहेंगे नंगे नाच को, या कुछ करेंगे नहीं अपने सुरक्षा के लिए? ये कोई गणतंत्र थोड़ी है। ये कोई किसी भी सिद्धांत को हनन और हत्या करने से छोड़ा नहीं है इन 3 तबकों ने। तो आपका, मैं समझता हूं जो प्रश्न है वो ज्यादा रेटोरिकल है, मेरे से एक उत्तर निकालने के लिए रहा होगा, लेकिन उसपे कोई सत्य आप खुद भी नहीं है। मैं तो सोचता कि आप तो विधिवेत्ता है और आप राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को भी जानते हैं, तो आपको तो याद होगा कि कलराज मिश्र ने कम से कम वो नहीं किया जो रोमेश भंडारी जी ने किया था 97 में। ये भी आपको शुक्रिया होना चाहिए। दूसरी बात, सचिन पायलट जो 19 विधायकों को लेकर बैठे, वो तो आपके घर के लोग हैं, कल तक आपके साथ थे, आज पता नहीं है कि नहीं है, और आप अभी तक कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात आपने कही कि आकांक्षा, एम्बिशन, तो ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस में एम्बिशन इज ए बैड वर्ड, ऐसा है? देखिए, आपके तीनों प्रश्नों को एक एक लिया जाए। आकांक्षा किसी के लिए बुरी नहीं होती, लेकिन जब आकांक्षा किसी के शव के ऊपर चल के, खुद जिस सरकार में आप उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं और सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उसको गिराकर, मैं समझता हूं ये बड़ी विकृत परिभाषा होगी आकांक्षा की। अगर बीजेपी में आपको लगता है कि ये परिभाषा सही है तो मैं उनको बधाई देता हूं। कांग्रेस में ये सही रूप से गलत मानी जाती है ऐसी आकांक्षा कि मैं अपने सरकार को गिराऊं। नंबर 2, आप रोमेश भंडारी क्यों लेते हैं? ऐसे कई और ऐसे कांग्रेस के उदाहरण हैं, मैं तो और उदाहरण दे सकता हूं आपको। तो क्या वो अपवाद पिछले आजादी के 70 साल में जवाब दे रहे थे मेरे को, जवाब दे रहे थे। आज क्या हो गया है, और मैं इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं कि अगर कुछ भी हो जाता है आज, तो सीधा शुरू करते हैं नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी ने नहीं किया तो गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने, उन्होंने नहीं किया तो राजीव गांधी ने किया था। मैं मानता हूं कि उसमें से आंशिक रूप से 5 चीज की थी उन्होंने। उसका क्या उत्तर है? ये उत्तर है क्या? ये किसी प्रकार का सैद्धांतिक उत्तर है? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जितनी बार आप छींकते हैं गलती नेहरू जी की है, वो नहीं मानता हूं मैं। लेकिन मान लीजिए कि आंशिक रूप से गलती उनकी है, तो 2 रॉन्ग्स, 3 रॉन्ग्स, 5 रॉन्ग्स, कितने रॉन्ग्स आपके लिए सही होंगे? तो आप बोलिए ना सीधा कि आपने हत्या की थी, रोमेश भंडारी ने कभी, मैं नहीं कह रहा हूं कि की थी कि नहीं की थी, लेकिन आप मानते हैं इसलिए मैं अभी हत्या कर रहा हूं, ये तो बोलिए साथ साथ। तो कम से कम आप एक तरफ तो कहते कि हत्या की नहीं हमने। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अब शीशे के महल में रहते रहे आप, अब पत्थर तो नंबर 3, नहीं, पत्थर क्यों नहीं फेंके? ये आज हो रहा है, 2020 में हो रहा है। उसका एक और उत्तर है संवैधानिक, जो सूक्ष्म है, समझना आवश्यक है। 2000 के पहले 90-99 बार 356 का प्रयोग हुआ था। 2000 के बाद क्यों नहीं हुआ है? मुश्किल से 10-12 बार, और उन सभी केसेस में करीब करीब मैं पेश हुआ हूं। क्यों? आप समझते हैं कि राजनीति के बदल गए हैं या कांग्रेस कमजोर हो गई है? जी नहीं। 356 के बारे में, और ये सब संबंधित है, 356 ले लीजिए, 10th शेड्यूल ले लीजिए, दल बदली ले लीजिए, सरकार बदलने, राज्यपाल, सब एक कनेक्टेड है संविधान में। जब से बोम्मई जजमेंट आया, उसके बाद रामेश ठाकुर आया, उसके बाद ये पूरी श्रृंखला है जिसमें मैं पेश हुआ, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, कर्नाटक में 2 बार और महाराष्ट्र। मैंने आपको सिर्फ 8-9 जल्दी से बताए हैं। उसमें
कोर्ट ने सतर्क कर दिया सबको कि भाई संविधान आज ये नियम है, आप इस प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं करें। उतने निर्णयों के बाद, और महाराष्ट्र में भी हुआ उसके बाद, आपकी हिम्मत हुई है, इसका मतलब है कि आप पागल हैं लोलुपता से। आपको संविधान के नए नियमों का, उस वक्त 356 के 1995 के पहले बोमाई नहीं था, 2002 के पहले रामेश्वर ठाकुर नहीं था। तो ये कुछ समझने की सूक्ष्मता होनी चाहिए। सिर्फ इसको ये कहना किसी को कि आप गलत थे तो हम भी गलती कर सकते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कोई उत्तर नहीं है, संविधान में भी कोई उत्तर नहीं है। अभी आपको लग रहा है, तीसरी बात कहा आपने कि ये आपके लोग हैं, तो दल बदली, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा त्रिवेदी जी, अपने लोगों पे तो होती है ना। दल बदली का कानून किसी दूसरे पे होता है क्या? दल बदलना मतलब अपने घर से किसी और घर पे जा रहे हो आप। उसको क्या कहा आपने? आपने 1985 में संविधान क्या कहते हैं, संसद पटल में संवैधानिक सिन कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन। 8 सुप्रीम कोर्ट निर्णय है जिन्होंने उसको रिपीट किया है फ्रेज को, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिन विच इज व्हाई दिस मस्ट बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। उसके बाद निर्णय कर लीजिए कि हमारे लोग भाग रहे हैं, आपके लोग भाग रहे हैं। आपके ज्ञान का फायदा मैं उठाना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिन या 1985 के 10 शेड्यूल का एंटी डिफेक्शन लॉ है, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ खासतौर से देखें, तो क्या आपको लग रहा है कि अब तो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को ही रीडिफाइन करने की जरूरत है? क्योंकि आपने एक संख्या तय कर दी थी कि भाई इतने लोग, ज्यादा से ज्यादा दल बदल को रोकने के लिए इतने ज्यादा एमएलए होने चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए या विधायक। अब तो ये नया एक सिस्टम आ गया कि आपने यदि विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उसके बाद तो मिसयूज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ को हो गया या रिडंडेंट हो गया आपके हिसाब से? मैं 100% आपसे सहमत हूँ। और आपके आज के प्रश्न के 3 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले लिखित रूप से मैंने प्रस्ताव लिखा है एक लेख में जी। उसमें कई भाग हैं उस लेख के, हिंदुस्तान टाइम्स के मेन एडिट पेज में छपा था, जिसमें एक भाग है राज्यपाल का, एक भाग है स्पीकर का, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें एक मुख्य भाग है, 100% ये लिखा गया है, पहले था 1/3 2/3 जी, उसको कर दिया था स्प्लिट के कॉन्सेप्ट में जी। अब कर दिया है कि आप पूरा मर्ज कर दो। मैंने उसमें लिखा है कि आज 3 चीजें, थोड़ा सा इनमें इन चीजों में सूक्ष्मता होती है, थोड़ी परिपक्वता होती है, थोड़ा समय लगता है। एक मिनट बहुत संक्षेप में बोला, लेकिन आधा मिनट लगेगा, आपके सुनने वालों को भी समझ नहीं आएगी, नहीं तो संविधान की बात है। क्या हुआ है कि भारत की, इसको मैं जुगाड़ कहता हूं, मैंने जुगाड़ शब्द का उस लेख में भी प्रयोग किया है। उस जुगाड़ से हमने ये सब नियमों को सरकमवेंट कर दिया है। एक जुगाड़ कि आप स्पीकर हैं, आप मेरे अगेंस्ट कारण बताओ नोटिस दे देते हैं पहले ही, आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो आपको डिसेबल करने के लिए मैं एक अविश्वास मत फाइल कर देता हूं विजय त्रिवेदी के अगेंस्ट। और ये कहा गया कि भाई मैंने अविश्वास मत किया है तो विजय त्रिवेदी तो डिसेबल हो गए, वो तो एकदम एक पंगु हो गए। अरे भाई, 10वें शेड्यूल ने कहा है कि त्रिवेदी के अलावा दुनिया में कोई न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री निर्णय कर सकता है, और सिर्फ मेरे अविश्वास मत के फाइल करने, ये नवम रेबिया ने कहा, उसके बाद भी लोग ये कर रहे हैं। एक जुगाड़। दूसरा जुगाड़ और महत्वपूर्ण है, और वो स्पीकर करता है। जहां स्पीकर को चाहिए तो जल्दबाजी नहीं करता है, और जहां स्पीकर को चाहिए बहुत जल्दी करता है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैंने इसमें लिखा है जिससे पॉलिटिक्स न्यूट्रल, आप ढांचे की बात कर रहे हैं, तो ढांचे में ये राजनीतिक न्यूट्रल है। तो आप कभी ये स्पीकर होता है, कभी ये होता है स्पीकर, या तो जल्दबाजी करके 2 दिन में आपको निष्कासित कर देता है, या 2 साल तक। तमिलनाडु में एक केस है, तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु स्पीकर से गया हाईकोर्ट से गया, 2017 वहां से गया, हाँ 2000 मैं ऊपर पेश हुआ हूँ, उसके बाद वहां से होते हुए उच्चतम न्यायालय गया, और अंत में 3 साल बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कर दिया उसको बिना निर्णय किए। तो रिजल्ट ये है कि वो मामला, शायद कुछ सरकारें तमिलनाडु की निश्चित 100% रूप से अल्पसंख्यक होती है और गिर जाती, आज तक चल रही है। तो इन सब कारणों से मैंने लिखा है उस लेख में, आपसे सहमत होते हुए, कि अब समय आ गया है। देखिए, सिर्फ उसको रद्द करना उत्तर नहीं है। आपका अभिप्राय अगर लिया जाए तो लगता है कि 10वें शेड्यूल रद्द कर दो। नहीं, रद्द नहीं, मतलब कल तो खुला नंगा नाच होगा कि मैं आपको ज्वाइन कर लूं, आप मेरे को ज्वाइन कर ले, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसमें आगे सकारात्मक प्रस्ताव दिया है। वो ये कहा है कि ये सब मर्जर स्प्लिट, 2/3, 1/3, 2/5, 4/5 सब भूल जाइए। आप सिर्फ एक करिए कि ये सूची है उन चीजों की जिससे निष्कासित हो सकते हैं, निष्कासित शब्द सही नहीं है, आप लंबित हो सकते हैं, हटाए जा सकते हैं अपनी पार्टी से। अब वो सूची आपको काफी व्यापक बनानी पड़ेगी। अभी इस पे भी डिबेट चल रहा है कि आप घर के बाहर, संसद के बाहर कुछ कहते हैं उसमें नहीं हो सकते, संसद के अंदर विप पे कहते हैं तो हो सकते हैं। तो आप एक सिंपल सूची बना दीजिए, उसमें आप चाहे ना चाहे, वो तो निर्णय है लॉ मेकर्स का,
जैसे मैंने एक विप दिया कि भाई त्रिवेदी अटेंड करेगा जी। अब विजय त्रिवेदी अटेंड नहीं करते मेरी पार्टी की मीटिंग, तो 3 बार नहीं करते हैं तो उनको माना जाएगा कि वो भाग गए हैं। ये आप कानून में लिख दीजिए, 2 बार, ये सब तो मैटर ऑफ पॉलिसी है। तो बाहर हो अंदर हो, ये 8 आइटम हैं जिससे कि आप दल बदली कर रहे हैं, यद्यपि इसको छुपा रहे हैं। एक और उदाहरण दिया है कोर्ट्स में, मैं राज्यपाल के पास जाता हूं आपके साथ और कहता हूं जो सरकार चल रही है, मेरी सरकार, मेरी पार्टी, उसको गिरा दीजिए, उसको हटा दीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें लिख के रख लीजिए और उसका एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर बना दीजिए। स्पीकर को छोड़िए, मैंने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर, अब जस्टिस नरिमन ने मणिपुर निर्णय में भी कहा है, मणिपुर का जो निर्णय आया उसमें कहा है कि ये स्पीकर भी छोड़िए, बाहर के एक बहुत हाई पावर एडजुडिकेटर बना दीजिए। लेकिन इसका कारण क्या है? और मैं अंत में सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा समय लिया, लेकिन बड़ा एक रोचक प्रसंग है जो आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा सुन के। हमने रीति रिवाज की आत्मा और उनकी रियलिटी को समझ के उनको कार्यान्वित नहीं किया है। इंग्लैंड में क्या करते हैं, यही स्पीकर आपका निष्पक्ष और जबरदस्त, हमने स्पीकर को भी समझा था, गवर्नर को भी समझा था हमारे संविधान में। नहीं, हमारे क्योंकि इंग्लैंड में इसी स्पीकर को चुनाव के पहले निर्णित कर लेते हैं कि विजय त्रिवेदी स्पीकर होगा। उसके बाद सब पार्टियां निर्णित करके विजय त्रिवेदी को दिल्ली से खड़ा करती हैं और उनके विरुद्ध किसी को खड़ा ही नहीं करती हैं। पहले से मान्यता हो जाती है कि विजय त्रिवेदी स्पीकर होंगे। अब इससे विजय त्रिवेदी को जो सक्षमता मिलती है, जो समर्थता मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो हमारे आज के प्रदेश के स्पीकर हो या संसद के ऊपर भी मिल नहीं सकती। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपकी पार्टी से आया हूं और जैसे स्पीकर बनूंगा तो मैं अपने जो संबंध है आपके साथ उसको काट दूंगा। तो ये सब हमको बोनाफिडे करना होता है, लेकिन वो होता नहीं हमारे राजनीतिक सिस्टम में। और इससे कोई पॉलिटिक्स नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। जी, तो सिंघवी साहब का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान है वो पार्टी के काम में भी आता है क्या, कि जब बीएसपी के एमएलए को मर्जर करते हैं कांग्रेस में तो उसे हम वाजिब मानते हैं, और जब पार्टी का व्हिप विधानसभा के बिना विधायकों पर लागू करवाते हैं तो वो सिंघवी साहब से सलाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेख लिखने में बहुत काम आता है, समझने में, कभी कभी सच्चाई समझने में और मानने में बहुत काम आता है। लेकिन बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है अकेली, इसको बदलने के लिए सिस्टम को बदलना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी नहीं मान सकती और न इस सिस्टम तो निश्चित रूप से नहीं मानेगा कई चीजें। और मानते मानते कम से कम हमारा राजनीतिक जीवन तो निकल जाएगा, बाद में देखेंगे तो खुशी होगी, कभी ऊपर से देखेंगे कि भाई ये ढांचा बदला है तो खुशी भी होगी। अभी आपको तो बहुत कुछ बदलाव करना है देश में और बहुत काम करना है। इसी से मैं किसी संदेह में नहीं हूं कि ऐसी चीजें जल्दी हो जाएंगी इस देश में। मैं किसी ऐसे बहकने में नहीं हूं, लेकिन होगा अच्छा अगर हम सोच के कम से कम उधर चलना शुरू करें तो मोमेंटम बनता है। ये चीजें मोमेंटम से होती है, तो बनना चाहिए। सर, कांग्रेस पे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ और कि क्या अब आपको लग रहा है जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा तो अशोक गहलोत जी जो हैं वो अपना बहुमत साबित कर पाएंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो, और फिर कोरोना और जो राजकाज के काम है वो भी शायद सरकार के लिए जरूरी होते हैं, वो भी कर पाएंगे? देखिए, जो आपका कटाक्ष है वो आप पहले गवर्नर की तरफ राज्यपाल साहब से पूछिए। जो पहली चिट्ठी गई थी, आपको याद है तारीख कब थी गहलोत साहब की चिट्ठी की? जी। आज से करीब 4 हफ्ते हो गए। तो राज्यपाल काम करने के लिए मना तो नहीं किया? नहीं, एक मिनट। तो काम आपको मालूम है, काम की जहां बात कर रहे हैं, राजस्थान को केंद्र सरकार तक ने करीब सर्टिफिकेट दे दिया है, ये पता है आपको? जी, वो कोरोना काम छोटा नहीं है, उसके बाद से काम बंद हो गया जब से प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया। कोरोना ने ज्यादा कमोबेश सबको बहुत दुर्दशा की है, लेकिन मेरे को इस बात का गर्व है कि हमारे करीब जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसमें मेरा प्रदेश आता है कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ने में। ये सर्टिफिकेट केंद्र सरकार ने दिया है, तो वो तो आपका पूरा उत्तर है। दूसरा, पहले चिट्ठी में लिखा उसके बाद हमको बात करनी है कोरोना की, चिट्ठी में लिखा गया, माननीय राज्यपाल जी ने अब उसको 6 हफ्ते बाद स्थगित किया है। नंबर 3, उस दिन जीतेंगे हारेंगे ये तो भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन हमें कांग्रेस की हैसियत की और प्रवक्ता की हैसियत से मैं 100% विश्वास और हौसला रखता हूं कि बहुत सफलता से कंफर्टेबली जीतेंगे। इसका कारण है कि बंदी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो इनको अप्लाई नहीं करता है। ये लोग तो जयपुर में थे ना, अपने ही उसमें। बंदी तो वो लोग हैं जब हरियाणा से आएंगे, ये क्यों नहीं, आप समझिए कि 3 मीटिंग में बुलाया गया तो क्यों नहीं लाए गए? क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें से 50-70% अपनी गलती जानते हैं और समझ के
किस प्रकार से वोट करेंगे। तो इसलिए उसका कोई हमें संदेह नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैंने सीधा लिखित और मौखिक, और मैं दोहरा रहा हूं, आरोप लगाया है केंद्र सरकार और हिज मास्टर्स वॉइस राज्यपाल पे, और मैं दोहरा रहा हूं, मुझे कोई इसमें हिचक नहीं दोहराने में। आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट और उसके विधायकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं कांग्रेस में आने के। मैं जवाब दूं? जी। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी चीजें होने के बाद, और आप सोचिए इसके बारे में, कौन सी पार्टी देश में, किसी देश में, हिंदुस्तान को छोड़ किसी और देश में, कि जहां उप मुख्यमंत्री और सचिव अध्यक्ष पूरी पार्टी का, प्रदेश का, इतना करने के बाद आज तक मैंने, और मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने, मेरे कॉलीग रणदीप सुरजेवाला ने और कई लोगों ने, अजय माकन ने, और मैं वापस दोहरा रहा हूं उसको, कहा है कि दरवाजे पूरे खुले हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं आपको सार्वजनिक रूप से, मुझे अनायास उन्होंने फोन किया था, तब ये बात नहीं हुई थी, उनको पता नहीं था कि मैं पेश हो रहा हूं। सचिन जी ने, उन्होंने फोन चिदम्बरम साहब को भी किया। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत मान करता हूं, मैं उनके टैलेंट्स को एडमायर भी करता हूं, लेकिन पहली कदम कौन लेगा? मैं आपको पकड़ के हड़प के ले आऊं या आपको पहले आना पड़ेगा? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है ना। तो दरवाजे खुले हैं। अब आप इसके साथ पूछेंगे कि साहब गहलोत साहब ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए, एक दो बार गहलोत साहब ने जरूर किया होगा, हम भी जानते हैं कि किस व्यथा से वो भी पीड़ित है। किसी मुख्यमंत्री को अपने ही पार्टी से ये फेस करना, तो ये कहा होगा। लेकिन हमारा स्टैंड ये बड़ा सरल है और बड़ा स्पष्ट है। मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने, मैं तो आज भी आदर करता हूं उनका। मैं समझता हूं वो भटक गए हैं, मैं समझता हूं वो गलत सोच पे हैं, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा उनके जो कुछ एमएलएज हैं, उन्होंने कुछ और गलत काम किए जिसके कारण से वापसी इतना आसान नहीं हो रही है। लेकिन वो कल आ जाएं तो अग्रिम पंक्ति में सब लोग, और उसमें विशेष रूप से गहलोत साहब, खड़े होंगे उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन नहीं डालिए जिससे कि आप असंवैधानिक हो जाएं, जिससे आप एम्बैरेस करें मुख्यमंत्री और उसकी सरकार को, कि आप ऊपर जाएंगे तो मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा तो आप नीचे आएंगे। ऐसी कंडीशन नहीं होती इन चीजों में। विश्वास रखिए, आपका समय आने वाला है, आएगा, लेकिन विश्वास और एक पूरे वार्तालाप से होती है चीजें। सर, कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कि ये जो झगड़ा है वो असल में झगड़ा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ही नहीं है, ये पूरी पार्टी में झगड़ा है। जो ओल्ड गार्ड्स हैं और यंग टक्स हैं उनके बीच में, कांग्रेस के जो बड़े पुराने नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हों, चाहे कमलनाथ साहब हों, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हों, या और सब लोग हों, और दूसरी तरफ सचिन पायलट है, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, मिलिंद देवड़ा जी हैं, जितिन प्रसाद हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, ये सब लोग हैं। और मैंने सुना कि शशि थरूर साहब, आप भी इस सब पूरी चीज से बहुत खुश नहीं। देखिए, ऐसा है विजय जी, आपके दोनों जो संकेत हैं वो गलत हैं। एक तीसरा संकेत जो आपने नहीं किया वो सही है, जो आपने नहीं किया है, मैं तीसरा ही बता दूंगा। ये दोनों संकेत गलत इसलिए हैं कि पहली बात तो ये ओल्ड एंड न्यू, ये अतिशयोक्ति की चरम सीमा, ये बहुत दिनों से चल रहा है। इस पे मतलब अगर 1% कोई सच्चाई है तो उसको 99% ले आया जाता है, विशेष रूप से प्रेस द्वारा। कोई ऐसी लाइन नहीं है। कई नाम जो आपने किए, अभी राज्यसभा में आए दीपेंद्र जी, अभी, और शशि थरूर जी, आप देखते हैं कितने मौखिक हैं, कितने। तो पहली बात तो ये है, हर दिन वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, लिखते हैं। हम लोग सब अलग अलग काम करते हैं पार्टी के हक में, पार्टी के हित में। दूसरा, हाँ, असहमति बहुत है कांग्रेस में मुद्दों को लेके हमेशा, और मैं समझता हूं यही चीज मुझे आकर्षित करती है कांग्रेस की तरफ। हम अपनी बात कहते हैं अलग अलग तरीकों से, बीजेपी की तरह डरते नहीं है कहने से। नंबर 3, और ये महत्वपूर्ण है, जहां आपको ये चीज दिख रही है, थोड़ा असंतोष जिससे हम सबको है कुछ हद तक, वो आपने उठाया नहीं, वो इससे कोई संबंध नहीं रखती है। जो आपने सिंधिया और पायलट की बात की, वो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के उदाहरण है, लेकिन इससे कोई संदेह नहीं है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक स्थिर नेतृत्व स्थापित हो। इसमें क्या छुपाने की बात है जी। मैंने खुद ने कहा है कई बार कि राहुल जी को यह निर्णय लेना चाहिए तुरंत। अगर किसी कारणवश, और मैं समझता हूं उनकी मानसिकता और उनकी सोच कई मुद्दों पे, अगर किसी कारण में, उसमें नहीं जाना चाहता अभी, कारण 1, 2, 3 के कारण वो एकदम असंभव समझते हैं ये करना, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनाव द्वारा हल निकलना चाहिए। उसके बिना अस्थिरता और अनसर्टेनिटी है, उसके
मैनिफेस्टेशन को, उसके उभरने को आप मिक्सअप कर रहे हैं इस डिबेट से, ओल्ड एंड न्यू वाला। वो डिबेट नहीं है। उससे अगली और बात आप इस अगस्त में जब हम बात कर रहे थे, वो भी नहीं है। आप ही की बात पर आ रहा था, क्योंकि अगला सवाल था कि ये अगस्त के महीने में हम बात कर रहे हैं, तो 1 साल हो गया सोनिया जी को करीब करीब अंतरिम अध्यक्ष बने हुए, और कांग्रेस में अनसर्टेनिटी चल रही है लीडरशिप को लेकर। सिंघवी साहब भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी फिर पहुंचती गांधी परिवार पर ही है। चाहते हैं कि राहुल जी जो है, आप दर्शन के लिए तय कर दें कि साहब आप नहीं करेंगे तभी हम आगे चलेंगे। अभिषेक राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए ऐसा ये बिल्कुल गलत है कि अभिषेक सिंघवी अध्यक्ष नहीं बन सकते, लेकिन आप जरा एक संदर्भ में देखिए। यही पार्टी है जिसने 10 वर्ष हाल में शासन किया है। यही पार्टी है जिसपे राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने विभिन्न स्टेट्स, 60% स्टेट्स भारत के जीते हैं। हमारी अभी बहुत बुरी हालत है। मैं सीधा आपको कहना चाहता हूं, जहां तक हमारे विजय का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम हारे हैं। और हारने के बाद सबके लिए एज दे से सक्सेस इज हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, ये तो सब जगह होता है। लेकिन उस कारण से ये समझना कि जो व्यक्ति अध्यक्ष था 2019 में हार गया, उसको हम वापस नहीं मांग कर सकते, ये गलत है। और इसलिए मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा था कि भाई 3 महीने तक नहीं आया, आपको 3, 4, 5, 6 महीने में निश्चित आना चाहिए था। मैंने अभी हाल की मीटिंग में दोहराया इस बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं ये गलत होगा कि अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं निकाला जाए। ये मेरा नहीं है। अगर आप निर्णय ले लिया, या तो निर्णय ले लिया है कि ना है, या निर्णय ले लिया है कि हाँ है, और अगर तीसरा निर्णय है कि निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो कोई ना कोई विकल्प निकालना भी आवश्यक है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। मतलब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस में इस समय वाला इशू नहीं है? नहीं, उस ऊहापोह में पार्टी को नुकसान होता है, सब जानते हैं। और मैं समझता हूं कि हमें अपेक्षा है, हमें पूरा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ हफ्तों में ये हल निकलेगा, इस तरफ या उस तरफ। और ये बात बिल्कुल सही है कि न राजनीति में न प्रकृति में वैक्यूम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई 2 व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से कोई 5वां व्यक्ति आएगा, 5वां नहीं तो 6ठा आएगा, और वो चुनाव के थ्रू आएगा, चुनाव के थ्रू आएगा। आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो अभी तक चल रहा था टीना फैक्टर कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ गांधी फैमिली, वो नहीं है अब कांग्रेस में? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, मैं समझता हूं कि गांधी परिवार के जो कई सारे त्याग हैं और बहुत पुराना जो एक विरासत है, और जो सबको साथ लेके चलने की हैसियत है, उससे ये मांग बिल्कुल लाजमी है कि राहुल जी आप ऐसा न करें। ये बिल्कुल लाजमी है, मैं इसको गलत नहीं समझता। साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि अगर राहुल जी अडिग और बिल्कुल नहीं मानने वाले, नहीं हिलने वाले हैं अपनी पोजीशन से, तो निश्चित रूप से गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक रूप से निकलना चाहिए है। इसमें क्या विरोधाभास एक ही है कि समय बहुत लग रहा है, समय लग रहा है, समय थोड़ा सा समझाइए इस बात को, थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि राहुल गांधी जी के बिना कांग्रेस चल सकती है या नहीं चल सकती? अगर राहुल गांधी नहीं आए, अभी पिछले 1 वर्ष से राहुल गांधी जी औपचारिक रूप से तो है नहीं जी, और राहुल गांधी जी ने यहाँ तक किया है, जब हम लोग टाइम मांगते हैं तो ये भी कहते हैं वो कि भाई अगर पार्टी के विषय में तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरे से टाइम क्यों मांग रहे हो आप, यहाँ तक कहते हैं वो। तो वो कैसे चल रही है पार्टी? ये ठीक है हम हारे हुए हैं, लेकिन जो आवाज उठाई जा रही है दिन प्रतिदिन, वो कैसे हो रही है? राहुल गांधी के साथ हो रही है। राहुल गांधी बिना अध्यक्ष के पद के साथ हो रही है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रही है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म विकल्प नहीं है, न तो मैं कहूंगा न ये सही है। सर, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मुझे सीधे समझाइए ना। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं है, सोनिया गांधी जी हैं, मुझे सीधा समझाइए कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल सकती है या नहीं चल सकती? मैंने आपको उदाहरण दिया कि बिना राहुल गांधी जी के अध्यक्षता के आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी के कांग्रेस चल सकती है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अभी हमारा मांग है, मेरी मांग 2 दिन पहले वाली मीटिंग में है, लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं होता है तो वैक्यूम नहीं होता है, न प्रकृति में न कांग्रेस में जी। वैक्यूम कभी नहीं होता है, और वो गणतांत्रिक तरीके से वैक्यूम को बंद किया जाता है। तो इसका मतलब ये मालूम है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अभी ऐसी लीडरशिप है जो गांधी फैमिली को रिप्लेस कर सकती है? ये आपके वर्ड्स होंगे, मैंने नहीं कहा ये रिप्लेस है, ये सब मैं समझता हूं, मैंने भी जीवन बिताया आप लोगों के साथ। सनसनीखेज के बिना सर मैं इतना, आप ज्ञानी लोग अभिषेक, मैं भी आप बड़े ज्ञानी लोग सुप्रीम कोर्ट में सबको हरा देते हैं, मैं तो छोटी चीजें समझना चाहता हूँ।
शब्दों को तोलकर बोलना भी बेहतर रखता है। आप मेरी भाषा समझ गए हैं, मैं आपकी भाषा समझ गया हूं, अब उसको रिफॉर्मुलेट करेंगे तो वो शब्दों का जाल है। तो मतलब यह है कि अब चुनाव होने चाहिए, यदि राहुल गांधी जी नहीं रहना चाहते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। गणतांत्रिक होना ही चाहिए गणतांत्रिक हल। ऐसे कैसे हो सकता है कि गणतांत्रिक हल नहीं? और मैं नहीं समझता इसका कोई विरोध करता। हाँ, एक बात आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं कि समय ज्यादा लग गया है। मैं बड़ा स्पष्ट आपके चैनल में करता हूं कि इस प्रक्रिया, इस निर्णय, इस विकल्प, इस हल में समय जो लगना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है और तुरंत इसका हल होना चाहिए। सर, इतनी बड़ी पार्टी में इतने सारे लीडर्स हैं तो क्यों डर है? मैं देख रहा हूं कि 98 से 2020 में कांग्रेस के 2 अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया जी और राहुल जी, और बीजेपी में 10 अध्यक्ष रहे हैं, और बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई 98 से 2020 में। तो फिर इतना डर क्यों है? क्या कांग्रेस के पास बीजेपी जैसी लीडरशिप नहीं है? देखिए, बीजेपी के पास 10 अध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी, आज आप अपने हाथ पे, अपने छाती पे हाथ रख के बोलिए कि जिस आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिस गणतंत्र, हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, अब हमारी बात नहीं करिए, गणतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, जिस निर्णय की बात करते हैं, जिस खुले मूड से बात करने की बात करते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, किसी बीजेपी के अंग में, संसद में, संसद के बाहर है। अगर आप मानते हैं तो आप स्वप्न लोक में रह रहे हैं। सर, मैं नहीं रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि राहुल जी को वक्त नहीं मिलता, सचिन पायलट कहते रहे कि फिर आप आगे राहुल गांधी, अभी आपने बीजेपी का प्रश्न उठाया, मैंने बीजेपी के बारे में बात किया, फिर आगे कांग्रेस पे आप जो आदमी चला गया। नहीं, मैं आपको बीजेपी का बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारी गिरी हुई स्थिति में, जहां की हमारे नंबर बहुत कम है, गणतांत्रिक मूल्य हमारी पार्टी में 100 गुना ज्यादा है। आज आप समझते हैं कि जो अमित शाह का चुनाव होता है या नड्डा जी का चुनाव होता है वो गणतांत्रिक तरीके से होता है? आप समझते हैं तो स्वप्न लोक में है। आप समझते हैं कि कोई विरोध कर सकता है माननीय मोदी जी का पार्टी के अंदर? आप समझते हैं कि कोई एक तिनका किसी मंत्रालय में हिल सकता है उनके बिना? मंत्री महोदय, आप समझते हैं निर्णय अपने आप करते हैं? इन सच्चाइयों को भी तो सोचिए। तो ये अलग बात है कि नंबर नहीं हमारे पास, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को फॉलो कर रही है बीजेपी, फिर उस पर आ गए आप, कांग्रेस को फॉलो कर रही है, अगर गलत कामों में कर रही है और कांग्रेस ने गलत काम पहले किए हैं तो आप बीजेपी को एकदम साफ मानिए, स्वच्छ मानिए। ये तो बड़ी कुतर्क होगा ये। चलिए, तो कब तक ये उम्मीद की जाए कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा? आखिरी सवाल। मैंने कहा ना, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट अपनी व्यथा बता दी कि जल्द होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, येस्टरडे होना चाहिए, और क्या कह सकता हूं मैं? चलिए, येस्टरडे होना चाहिए, और क्या कह सकता हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा और आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।